हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आपका अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को ठीक प्रकार से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग ना सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग ना बाल विकास सीरीज़ करने वाले हैं फिर से एक बार, जो हमारी क्लास नंबर 4 होगी, है ना। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ करेंगे और वो दोनों ही लेवल के लिए है। किसी भी विद्यार्थियों को नहीं लगना चाहिए कि ये पेपर 1 के लिए है या पेपर 2 के लिए है ना। स्पेशली 1 और 2 दोनों के लिए ही है और इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। देखिए बेटा, अगर हम लोगों को बहुत बेहतर स्कोर करना है, बहुत प्यारा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के साथ साथ में हमें कॉन्सेप्ट को भी सीखना है। और एक बात का और भी ध्यान रखेंगे कि सीटेट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्वेश्चन की प्रवृत्ति या उसके स्वभाव को समझना। जिन भी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उनकी टेंडेंसी समझ में आ गई, किस लेवल का क्या पैटर्न वो करते हैं, कैसे पूछते हैं, है ना, वो कहना क्या चाहते हैं, अगर ये बातें सब समझ में आ जाती हैं तो बहुत आसान एग्ज़ाम है सीटेट, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बट सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चों को, आप सभी को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है और उसको किस तरीके से हम सॉल्व करें। इसके लिए मात्र एक ही इलाज है, वो है आपकी प्रैक्टिस। सो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस ही करेंगे। साथ में जहाँ ज़रूरी लगेगा, जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पर हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में आके बता देंगे, तो मैं उन चीज़ों को और भी डिटेल में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, और एक जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वो ये है कि आपको सेशन को लाइक करना है, इसे भूलेंगे नहीं आप, और शेयर भी करना है। कम से कम अपने एक मित्र को शेयर करेंगे और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, जिससे कि वो अगली नोटिफिकेशन उन्हें ईजिली मिल जाएगी और आगे की परीक्षाओं की तैयारी भी वो मेरे साथ कर पाएंगे, ठीक है। तो परिवार में सदस्यों की संख्या जोड़ना आपकी जिम्मेदारी है और मेरा काम ये है कि मैं आपको अच्छे स्कोर की तरफ ले जाऊंगा। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं काम करूंगा, उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करें आप। और पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिख रखे हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो देखिए, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में सीखा था कि कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांतों पर चर्चा करी है। उन्होंने बताया था कि बच्चे किस आयु में किस तरह का नैतिक प्रदर्शन करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा, वो ये है कि देखिए, जब भी हम किसी व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, भाई नैतिक प्रदर्शन भी तो एक प्रकार का व्यवहार ही तो है, तब हमें उसमें अपनी संज्ञानात्मक शक्तियों का उपयोग तो करना होता है, क्योंकि हर किसी से एक जैसा व्यवहार या एक जैसा नैतिक प्रदर्शन तो हम करते नहीं हैं। अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग स्थितियों में हम अलग अलग व्यवहार करते हैं, अलग अलग नैतिक प्रदर्शन करते हैं, जिसके लिए हमें संज्ञानात्मक शक्तियों की आवश्यकता होती है। बस इसी बात को ध्यान में रखेंगे और ऑप्शन समझेंगे। कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि मुझे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। देखिए, ये बात उन्होंने कहीं करी नहीं थी। एलिमिनेशन को ध्यान में रखेंगे। जो क्वेश्चन, जो ऑप्शन मेरे लिए ठीक नहीं होगा, जो स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा, उसे हम हटा लेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी को पढ़ेंगे। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। जैसा अभी हमने आपको समझाया, उस हिसाब से देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया हुआ है ना। और इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और एक चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगा थोड़ा सा, है ना,
कम अच्छा हो रहा है, हाईलाइट कम हो पा रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सीखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की विशेषता नहीं है? एक बात का ध्यान रखना है, अक्सर इस प्रश्न का जवाब कई सारे विद्यार्थियों से गलत हो जाता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो पियाजे के द्वारा दी गई है। भैया पियाजे की ये सेकंड स्टेज है। उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की। पहली स्टेज का नाम था सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी गामक अवस्था के नाम से जाना जाता है, जो 0 से 2 साल तक की होती है। सेकंड स्टेज थी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल तक के बीच होती है, जिसे प्री कॉन्वेंशनल स्टेज के नाम से कहते हैं। थर्ड नंबर जो आपकी स्टेज थी वो मूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है, जो 7 से 11 साल तक होती है। लास्ट आपकी थी जो फॉर्मल स्टेज कहलाती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, जिसे जो 11 से 15 साल के बीच होती है। तो ये जो थी मैंने जो बताई हैं वो पियाजे के स्टेजेस थी। जिन भी विद्यार्थियों को पियाजे के संबंध में कोई भी बात ना पता हो या स्टेजेस में कोई डाउट है तो बेटा पियाजे का लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाइएगा, देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आइए जानते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक विचार की विशेषता नहीं है, मुझे इस पर ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा। वो मुझे बताना है जो पूर्व संक्रियात्मक विचार की विशेषता नहीं है। देखिए बच्चों में प्रतीकात्मक विचार का विकास इस अवस्था में होता है। अहम केंद्रता का मतलब होता है ईगोसेंट्रिज्म, ये होता है। अनुत्क्रमणीयता का मतलब होता है इरिवर्सिबिलिटी, ये भी होता है। नहीं होता है वो ये है संरक्षण, कंजर्वेशन। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। इसलिए सही होगा क्योंकि ये कंजर्वेशन जो होता है वो थर्ड स्टेज में आता है, जिसको हम लोग कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि जो ऑप्शन में लिखे हैं परीक्षा में वही आएगा, इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं। तो कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल कहलाती है। ठीक है, इसमें बच्चों में प्रतीकात्मक विचारों का विकास होता है। कहने का अर्थ ये हो जाता है कि बच्चों में सिंबॉलिक आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं, वो किसी भी चीज़ को आप डिकोड करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए मैं बहुत ही लाइट यहाँ पे आपको समझाऊंगा मैं, क्योंकि आपको पियाजे तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ जरूर क्लियर कर दूंगा। बहुत डेप्थ में जानना है, सीखना है तो पियाजे के चैप्टर को आपको जाके देखना होगा। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जीवाद जो होता है एनिमिज्म जिसको कहते हैं, इसकी संकल्पना का विकास होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और इसका मेन ये होता है कि जब बच्चे निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता की तलाश करते हैं, जैसे आपने ध्यान दिया हो कि एक बच्चा है 2 से 7 साल की स्टेज में, है ना, और 2 साल से बस जस्ट ऊपर आता है, तो होता क्या है कि जब बच्चे को मान लीजिए वो चल रहा है और खेल रहा है और उसे चेयर लग जाती है ना, या वो गिर जाता है, तो मान लीजिए उसको टेबल या चेयर कुछ किसी चीज़ से वो टकरा जाता है और उसको चोट लग जाती है, रोने लगता है, तो उसकी माँ आती है, पूछती क्या हो गया, तो बोलती है कि चेयर ने मुझे मार दिया। माँ उस जमीन या चेयर जिससे वो टकराता है उसको वो पीट देती है, तो बच्चे को लगता है कि इसकी पिटाई हो गई है, इसलिए वो शांत हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को एनिमिज्म कहा जाता है। या आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो डॉल के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं और डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। अगर वो नहाते हैं तो बच्चों डॉल को भी नहलाएंगे, अगर लड़की है वो मेकअप करती है तो डॉल को भी मेकअप करेगी और अपने साथ लेके सोते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से बुलाएंगे। अहम केंद्रवाद जो होता है ईगोसेंट्रिज्म, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे अपने वर्तमान स्थिति में रहते हैं, या यूँ कहें कि अपने इर्द गिर्द चारों ओर एक दुनिया बना लेते हैं जिससे बाहर वो चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते हैं और वो खुद को एक यूनिक पर्सनालिटी समझने लगते हैं। ठीक है, अपलटावी गुण का मतलब है, इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है जहाँ पर पलटावी गुण नहीं आते हैं,
पलटावे गुण का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि बेटा 2 + 3 कितना होगा, तो बच्चे इसे फिंगर पर काउंट करेंगे और फिर बताएंगे कि ये 5 है होगा। अब अगर मैं इसको उलट दूं, 3 + 2 लिख दूं, तो वो सीधे उसको 5 ना लिख करके फिर से एक बार उसी कॉन्सेप्ट पे जाके काम को करेंगे, तब जाके वो आंसर तक पहुंचेंगे, है ना। इसका मतलब है कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये नंबर तो सेम है, अगर इनको हम पलट दें तो इनका योग भी सेम होगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास, परसेप्चुअल थॉट्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें वो अपने सामने देखते हैं उनके बारे में उनके अंदर चिंतन होना, या उनके बारे में उनके मस्तिष्क में विचारों का आना। ठीक है, या किसी घटना को जब वो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो उसके बारे में डीप थॉट्स में जाना, ऐसा कुछ होना, तो ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है आपको। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। ध्यान दीजिएगा कि जो प्रतिभाशालिता होती है, मतलब आप इसको समझ सकते हो कि कोई भी बच्चा स्कॉलर कैसे होता है ना, ब्रिलियंट कैसे कहलाएगा, या मतलब यूँ कह सकते हैं कि उसका IQ 120+ कैसे हो सकता है। ठीक है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। सफल माता पिता, ना इससे कोई लेना देना है नहीं। अगर माता पिता बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी बहुत प्रतिभाशाली होंगे और वही सब कुछ कर पाएंगे, है ना। अनुशासित दिनचर्या, बिल्कुल नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन आ रहा है आपका, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है। ठीक है, इन दोनों के बीच एक अंतःक्रिया, इसके संबंध में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। लियो वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मूल कारण है। ध्यान दीजिएगा, वाइगोस्की और पियाजे दोनों ने ही संज्ञानात्मक विकास के संबंध में समीक्षात्मक अध्ययन किया था, जिसमें पियाजे का कहना कुछ और था। पियाजे ये मानते थे कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसका आधार जैविकता है। वाइगोस्की कह रहे थे कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृति के मध्य हो सकेगा। तो देखिएगा, आपका उत्तर मिल चुका है, सेकंड ऑप्शन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया को मतलब इंटरपर्सनल रिएक्शन इसको कह सकते हो आप। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन के नाम से इसको हम बुला सकते हैं, वही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबद्ध सिद्धांत को बहुआयामी या मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है, और इनके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आपको चूज करना है। तो हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पद्य जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। जी बिल्कुल नहीं, ये आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट आएंगे। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूप रेखा की तरह ग्रहण करें। बहुत बढ़िया, मतलब ये कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 बुद्धि सिद्धांत उन्होंने बताई थी, ठीक है, उनको सभी को ध्यान में रखते हुए शिक्षण किया जाना चाहिए ताकि वैकल्पिक विधियों का उपयोग आप सुचारू रूप से कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के जानकार नहीं हैं तो शिक्षण के दौरान आप बेहतरीन या वैकल्पिक विधियों का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब ठीक हो जाएगा आपका सेकंड, और सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है कि बुद्धि को केवल IQ परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है ना। बिल्कुल बेटा, जो लोग अपने परिवार से जुड़े हुए हैं बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आप परीक्षा जब देने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर होगा और आप बढ़िया पढ़ाई करोगे और बढ़िया से एग्ज़ाम दे के आओगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी बस यही है कि आपको पूरे लेक्चर को ठीक से देखना है और ठीक से समझना भी है ना। देखिएगा तभी हो सकेगा, क्योंकि सिर्फ लेक्चर को थोड़ा बहुत देख लेने से या पार्ट्स में देख लेने से आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ेगा, अच्छा नहीं होगा। आप बिल्कुल सुकून में बढ़िया से फुल लेक्चर को देखें, समझें, एनालिसिस करें। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, कहिए, मैं आपको बताऊंगा वो चीज़। ठीक है, विकास के लिए इनमें से कौन सा एक उचित है? क्या उचित है भैया? ये देखिए सी ऑप्शन, छोड़िए बाकी कुछ है ही नहीं। विकास एकल आयामी तो वैसे भी नहीं है। एकल आयामी समझ लो ना, मतलब सिंगल वे है, ठीक है, एक ही उसमें डायमेंशन है।
और विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होता है, जन्म के पहले से विकास हो रहा होता है। सो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक नहीं है। विकास एक पृथक आयाम है, ये हो नहीं सकता। बालक का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है ना, सोशल कल्चरल कॉन्सेप्ट, है ना, या उसके कंटेक्स्ट में या उसके रेफरेंस में बच्चों का विकास होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। आते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन। देखिए, अवधारणात्मक परिवर्तन का मीन समझ लो। देखिए, हर बच्चे का और हर व्यक्ति का समाज में जो भी विषय वस्तु हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनको देखने के बाद उनके प्रति एक धारणा जो होती है वो सबकी भिन्न है, और वह अवधारणा कहलाती है। ये कॉन्सेप्चुअल चेंजमेंट की बात ये कर रहे हैं, है ना। आप जानते हो कि आप में और आपके माता पिता में एक ही विषय को लेकर के अलग अलग धारणाएं हैं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, देखिए बहुत आसान सा शब्द है और उसको ठीक से समझेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आपके भाई बहनों में किसी भी एक विषय को लेकर के आपकी सोच, आपकी धारणा, आपका कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन। अभी हमें क्या करना है कि उसमें सुधार लाना है, उसमें वैज्ञानिक सोच या साइकोलॉजिकल थिंकिंग के साथ उसे कनेक्ट करना है। तो देखिएगा क्या कह रहे हैं कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना होगा। बड़ा सिंपल है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम, कोई भी बच्चा हो, अगर वो हमसे किसी प्रकार का कोई प्रश्न करता है तो उसे मिसगाइड ना करें। सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करें और विश्वास दिलाएं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। और दूसरी बात ये है कि विश्वास तब आएगा जब आपने जो व्याख्या दी है वो तथ्यात्मक होगी और उसका कोई न कोई आधार होगा, जबरन तो होगी नहीं। साथ में शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। चर्चा करने से क्या होगा, उनके अंदर जो मिथ होंगे, है ना, जो गलत धारणा होगी, जो उनके सोचने में कमियां होंगी, उसे आप आसानी से दूर कर पाएंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑप्शन है, मुझे बाकी देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। देखिए, ये क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा माहौल क्रिएट करके देना है जिससे कि बच्चों में अवधारणात्मक परिवर्तन हो सके। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, मतलब आप भाषण झाड़ के चले जाओगे तो बच्चों को अवधारणात्मक परिवर्तन कैसे होगा। दूसरी बात है, शिक्षक की भूमिका और उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाती है ना। आप एक चीज़ समझें कि आपने भी बहुत सारे अध्यापकों से पढ़ा होगा और संभव है कि अब आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपकी अवधारणा में चेंज आया है। विश्वास कीजिए, इस चीज़ को एनालिसिस कीजिएगा जा करके, है ना, कि आप जहाँ भी इससे पहले पढ़ रहे थे या जो भी पढ़ रहे थे, अब आज मुझसे जुड़े हैं, आप मुझे सुनते हैं ठीक से, तो आपके शब्दों, आपके चिंतन में परिवर्तन आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट में परिवर्तन आया होगा, ठीक है। सो ये क्या है, शिक्षक की बड़ी और नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक स्वास्थ्य को आप समझते हो, हेल्थ की बात हो रहे हैं, और सामवेगिक अवस्था का मतलब है इमोशनल स्टेटस की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, हेल्थ और इमोशंस का हेल्थ दोनों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? बच्चों के सीखने के लिए। माना कि बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है, बीमार है, तो उसकी लर्निंग इफेक्ट होगी। माना कि बच्चे के संवेगों में बड़ा उतार चढ़ाव है, वो छोटी छोटी बातों के लिए बहुत इरिटेट होता है, बहुत क्रोधित होता है ना, या बहुत सुस्त हो जाता है। तो ऐसे में क्या है
कि बच्चों की लर्निंग क्या होगी, इफेक्ट हो जाएगी। सो मत कहिएगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भैया बहुत प्रभाव पड़ता है। आप दुखी हो और आपसे सीखने के लिए कहा जाए कैसा फील करेंगे। आपको फीवर आया हो और आप बीमार हो और आपसे कहा जाए कि नहीं आप सीटेट की तैयारी करो, मैंने बहुत अच्छा लेक्चर किया हुआ है, आप पढ़ो, ये संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए हेल्थ इश्यूज मैटर करेंगे और थोड़ा बहुत नहीं, उनकी केंद्रीय भूमिका है। सो बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका। कैसी है? महत्वपूर्ण भूमिका है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट दूंगा कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी सारे ऑप्शन पढ़ने की, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जिसमें आप उत्तर तय नहीं कर पाओगे। सो उसके लिए एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी होगा, उसको आप सीख लें। ठीक है, और परीक्षा के नज़दीक आने तक मैं आपको बहुत सारे टैग वर्ड्स बता दूंगा, जिससे कि कुछ क्वेश्चन जैसे जिनका आपका जवाब आपको ना पता हो तो उन्हें आप आसानी से कर सकें, है ना। अभी तो फ़िलहाल ये है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सिखाने का काम करेंगे। और अनुरोध सिर्फ आपसे इतना ही है, यूँ कह सकते हैं कि गुरुदक्षिणा के रूप में सिर्फ आपसे मैं इतना ही मांग रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप सभी अपने सहपाठियों को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आइए, निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों को अधिगम के लिए मतलब सीखने के लिए अभिप्रेरित मीन्स मोटिवेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? मतलब ऐसी कोई व्यवस्था बता दीजिए जिससे बच्चे सीखने के लिए मोटिवेट हों, है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल दिया जाना चाहिए। अच्छा, सीखने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस पर काम बल दीजिए कि काम को पूरा कीजिए। ये बहुत ही गलत पद्धति है कि मतलब हर हाल में आपको काम पूरा करना चाहिए और सीखने पर जोर ना देना चाहिए, ये आपकी गलत बात है ना। सो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इससे बच्चे ऊबेंगे। वे कार्य देना कि जो कि बहुत सरल हैं। तो इसमें लर्निंग जैसे क्या बात आ गई, प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना। ध्यान दो भैया, क्या उत्तर हो सकता है? ये भी नहीं आएगा। ठीक है, पाठ उपलब्ध कराना जब विशेष कर कोई नया कौशल सीख रहे हूं। अच्छा, निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति। तो देखिए प्रभावशाली पद्धति ये होगी कि पाठ प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना, पाठ उपलब्ध कराना जब विशेषकर कोई नया कौशल सीख रहे हो। ये ऑप्शन नंबर डी टिक कीजिएगा, बेहतर जवाब होगा ये आपका, है ना। आइए आएंगे अगले क्वेश्चन पे, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। देखिए हमको यहाँ पे ये जानना है कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना मतलब अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसका क्या मीन है, क्यों फेल हो रहा है। तो देखेंगे सिंपल है, इसका बड़ा सरल सा जवाब होता है कि व्यवस्था फेल हो गई इसलिए बच्चा फेल हो गया। व्यवस्था क्या है? विद्यालय परिसर, विद्यालय में बच्चे को सीखने के लिए जो भी संसाधन जुटाए गए थे वो फेल हो गए। उसमें अध्यापक, टीचिंग मेथड, विद्यालय परिसर, विद्यालय का एनवायरनमेंट, है ना, जितना भी कुछ होगा वो सब मिल करके बच्चे को सफल बनाने का काम करते हैं। और अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो इसका मतलब है कि वो सब व्यवस्था आपकी फेल हो गई। आइए फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे जो उत्तर भी बन रहा है, प्रस्तावित करता है, सॉरी ये उत्तर नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं था। ठीक है, ये नहीं बनना है, ये बनेगा सी ऑप्शन। निर्दिष्ट करता है मीन्स बताता है, दिखाता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं रहा। अगर बच्चों की आवश्यकताएं और रुचियों को ध्यान में रखा गया होता संभव है कि वे असफल नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल दिया जाना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब सही हो जाएगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हम लोग हैं।
और ध्यान से समझेंगे क्या उत्तर इसका सही होने वाला है। तो निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तर्कसंगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, ये नहीं है। पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, जी बिल्कुल सही है। पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का विकास क्या होने लगता है इसमें? मध्य बाल्यावस्था में तेज होता है। पेशी कौशल समझ लो ना, इसको मोटर स्किल्स कह सकते हो आप, ठीक है। और जो बॉडी का ग्रोथ है वो दोनों ही एक साथ तेज गति में होना शुरू हो जाते हैं, है ना। और वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, ये तो आपका मतलब किशोरावस्था में जाकर के होता है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने। देखेंगे बच्चों के सामाजिककरण में विद्यालय की भूमिका बतानी है। वैसे विद्यालय की भूमिका तो महत्वपूर्ण है, कह रहे हैं कि कोई भूमिका नहीं है, ये बात गलत है। हमारा सामाजिककरण बहुत ठीक से विद्यालय में ही होता है। कम भूमिका आप कहोगे नहीं। देखिए प्राथमिक कारक नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक सामाजिक कारक बनता है आपका परिवार, पास पड़ोस। विद्यालय जो होगा वो आपका द्वितीय कारक होगा, सेकेंडरी होगा, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो ये बात सिंपली जीन पियाजे ने ही कही थी। गार्डनर ने चिंतन के संबंध में कोई बात करी नहीं। उन्होंने तो कहा था कि भैया, उन्होंने बुद्धि के संबंध में बात करी थी, इन्होंने नैतिक सिद्धांतों की बात करी थी, चिंतन और संज्ञान के बारे में पियाजे और वाइगोस्की ने कहा था। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसका जवाब होंगे पियाजे। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किस संदर्भ में बनाई जाती है? किसके संदर्भ में बनाई जाती है? तो वो आपका विशेष कक्षा कार्यक्रम नहीं होगा, ठीक है। उत्तर होगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में इंडिविजुअल अटेंशन पर काम किया जाता है। जब आप इंडिविजुअल अटेंशन करेंगे तो सिंपल है कि बच्चे को डायग्नोसिस करके रिमेडियल टीचिंग देंगे और नए लेसन प्लान पे काम करेंगे, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं लर्निंग में गैप्स होंगे, कहीं ना कहीं उस बच्चे को प्रॉब्लम होगी। सो उस व्यवस्था का नाम है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें इसको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाएगा, जिसके समर्थक जीन पियाजे थे। और इनके हिसाब से कि बालकों को या बालकों का शिक्षण कार्यक्रम बालक को केंद्र बिंदु मानकर किया जाना चाहिए, जिसमें बच्चों की आयु, क्षमता, योग्यता, रुचि, अवधान, प्रवृत्तियों आदि का ध्यान में रखकर ही शिक्षण किया जाना चाहिए, जिससे बच्चे अधिकतम सीख सके और अपने जन्मजात शक्तियों का विकास सुचारू रूप से कर सके। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। स्वजागरूकता मतलब अवेयरनेस जिसको आप कहते हो, एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं मतलब कॉग्निटिव कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, का नियंत्रण मतलब उस पर रेगुलेटिंग करने की बात कर रहे हैं, या उसको विकसित करने की बात कर रहे हैं, या उसको संतुलित करने की बात कर रहे हैं। जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना। योजना बनाना मतलब प्लानिंग की बात हो रही है, समीक्षा का मतलब है एनालिसिस कर इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन कर एनालिसिस करना, और संशोधन का मतलब है उसमें चेंज लाना, उसमें परिवर्तन लाना, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है। इत्यादि में अंतर्निहित है, तो उत्तर बन जाएगा संज्ञानात्मक बोध। देखिए यहाँ पर बोथ लिखा हुआ है, एक्चुअली बोथ नहीं बोध है, जिसको कॉग्निशन नॉलेजमेंट के नाम से बुलाया जाएगा, ठीक है। सो आशा है कि आप सभी को ये सीरीज पसंद आई होगी। 15 क्वेश्चन का पार्ट है ये। मैं 15 क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप इजीली सीख सकें, आप एक ही दिन बोर ना हो जाए।
और आप इत्मीनान से चीज़ों को सीखें, समझें, है ना। और अगली क्लास हम लोग हिंदी पेडागोजी की डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए और लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।